अगर 1 से 2 साल के लिए पैसा लगाना है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप डेट फंड्स में जाएं, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं रहता, कम रिस्क रहता है। अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पे 1.25 लाख के प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर आपको 12.5 टैक्स देना है। ये चीज़ अवधि लंबी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ना फ्लक्चुएटिंग है। जैसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है नई जनरेशन से कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम दें, आपको पैसा बनेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट स्मार्ट एसआईपी में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग एक्सपर्ट से आपको रूबरू करवाएं, ताकि जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी हो उसको बेहतर बना सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो म्यूचुअल फंड को लेकर है। हालांकि पिछले टॉपिक में भी हमने म्यूचुअल फंड को लेकर कई हमारे पॉडकास्ट हुए हैं जहां पर हमने बात की है बेसिक चीजों को लेकर, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है म्यूचुअल फंड में लगने वाले टैक्स को लेकर, और साथ ही साथ कि निवेश के क्या तरीके हो सकते हैं, कौन सा फंड यानी कि किस चीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तमाम सवाल होते हैं कि अक्सर कई जो निवेशक होते, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है, क्वेश्चन उठता रहता है, कंफ्यूज होते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे खास मेहमान धीरज मल्होत्रा, जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं और साथ ही इस फील्ड में वो पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि उनके साथ 500 से ज्यादा लोग परिवार जुड़े हुए हैं। तो बहुत स्वागत है मल्होत्रा जी आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। जैसे कि हाँ, सवाल ही ये, टॉपिक ही ये म्यूचुअल फंड को लेकर, तो पहला सवाल तो बेसिक सही, सिंपल सही, कि आखिर म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए कितना बेहतर है। मतलब क्यों हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इससे फायदे मिल सकते हैं। ईटी हिंदी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने पूछा कि हमें म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा लगाना चाहिए और नए निवेशकों को क्यों लगाना चाहिए, तो हमें लगता है कि एक तो म्यूचुअल फंड में कम अमाउंट से, यानी 500 रुपये के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, जैसे कोई नया इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा पढ़ के आया, अब उसकी जॉब लगती है नई नई, तो उसको पैसा लगाना है, ना उसको ये पता है कि मैं कौन से शेयर्स खरीद सकता हूँ, मुझे कहाँ पैसा लगाना है। तो एक म्यूचुअल फंड जो है एक्सपर्ट होता है उसके पास, जो आपकी हेल्प करता है और आपके पैसे को इन्वेस्ट कराता है। तो सबसे सिंपल है, एक तो कम अमाउंट से आपका पैसा लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक एक्सपर्ट है जो पैसा मैनेज कर रहा है, तो आपके पैसे को ग्रो करने में आसानी होती है और आपको उसको मैनेज करना भी आसान है। तो इसलिए हमें लगता है म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने जैसे इन्वेस्टमेंट की बात की कि 500 रुपये से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो मतलब जैसे कि आज ऑप्शन भी कई होते हैं, कई सारे ऑप्शन हैं आज की डेट पे तो भाई निवेश के, तो ये उनसे क्यों बेहतर है म्यूचुअल फंड। जी मैम, जैसे मैंने पहले ही बोला, 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो एक एक्सपर्ट है जो मैनेज कर रहा है। मान लेते हैं आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, कोई आपको गाइड तो कर देगा, बट आपको ये नहीं पता है कि उसके पेपर्स अच्छे हैं नहीं हैं, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो रेट आपको मिल रहा है क्या वो जेन्युइन तो है नहीं, है ना? म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको कंपनी अपनी वेबसाइट पे सारी डिटेल देती है कि ये फंड कौन है, इसका फंड मैनेजर कौन है, पैसा कहाँ लग रहा है, किस तरह की कंपनीज़ में वो पैसा लगा रहे हैं, और एक छोटे से अमाउंट से, 500 रुपये जैसे छोटे से अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें लगता है म्यूचुअल फंड शुरुआत के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए जो ज़िंदगी अभी शुरू कर रहा है या जिसके पास कम पैसा मतलब लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट की हाँ, शुरुआत कर रहा शुरुआत हूँ। कर रहा है, तो उसके लिए और कम पैसे में पैसा लगाने के लिए बहुत अच्छा एवेन्यू है और बहुत अच्छी जगह है, आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे कि हमारा आज का जो पॉडकास्ट का मेन टॉपिक भी है उस पर आते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में निवेशक अपना पैसा लगा रहे हैं तो कुछ टैक्स भी उनका कटता है, उसको लेकर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मैम, देखिए म्यूचुअल फंड में 2 तरह से टैक्स लगते हैं। एक कैपिटल गेन टैक्स है, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रहता है। जैसे मान लेते हैं किसी आदमी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उसने 12 महीने से पहले उस पैसे को निकाल लिया और उस पे उसको जो वैल्यू मिली 12,000 हो गई। अब उसको 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 2,000 के प्रॉफिट पे उसको 20% का टैक्स लग जाएगा, यानी कि 400 रुपये उसको टैक्स देना पड़ेगा जब वो रिटर्न फाइल करेंगे। प्लस अगर यही वो 1 साल के बाद, यानी जिस 12 महीने से ऊपर का टाइम हो जाता है, अगर वो पैसा विड्रॉ कर रहा है और सेम अगर उसको 2,000 का प्रॉफिट है, तो उस पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या रूल होता है लॉन्ग टर्म में, 1.25 लाख के प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं रहता है। उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उस पे आपको 12.5% टैक्स देना है।
टैक्स की बात तो हो गई, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ चीज़ें होती हैं, अगर निवेशक जैसे ध्यान दे, आपने टैक्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर म्यूचुअल फंड में जैसे कि डेट हो गया या इक्विटी हो गया, इनमें क्या बेहतर हो सकता है? क्योंकि आजकल बड़ा तेजी से इसका क्रेज भी बढ़ रहा है। ज़्यादातर इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट की तरफ जाना पसंद करते हैं जिनको नॉलेज है, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, इक्विटी मार्केट बेहतर है, इससे आपको रिटर्न बेहतर मिलेगा। लेकिन डेट की तरफ लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि अच्छा उससे बेहतर इक्विटी है। तो आपके हिसाब से, मतलब मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या बेहतर हो सकता है, और अगर कोई चूज भी कर रहा है इनमें से, तो किस रास्ते पे उन्हें जाना चाहिए? जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि हमें इक्विटी लेना है या डेट लेना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि हर एक को पहले अपना ना गोल बनाना चाहिए कि मुझे कितने टाइम के लिए पैसा लगाना है। अब कोई बोलता है कि मेरे को 2 साल बाद पैसा चाहिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे उसको गाड़ी खरीदनी है, किसी को घर की इनिशियल पेमेंट देनी है, किसी को बच्चे को स्कूल का एडमिशन कराना है। तो अगर पीरियड छोटा है आपका, अवधि छोटी है, तो आपको फिर अगर 1 से 2 साल के लिए पैसा लगाना है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप डेट फंड्स में जाएँ, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं रहता, कम रिस्क रहता है, प्लस आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। इक्विटी के अंदर थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, पैसा कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको वहाँ निवेश करना है इक्विटी में, तो आपका पीरियड एटलीस्ट 5 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। अच्छा। तो उससे क्या रहता है कि अगर लंबी अवधि है तो आप इक्विटी को चूज़ करें, छोटी अवधि है तो डेट को करें। उसके बाद डिपेंड करता है आपके को रिस्क कितना लेना है पैसे के ऊपर। अगर आप कम रिस्क वाले क्लाइंट हैं, तो आपको उस हिसाब से फ़ंड चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क थोड़ा बढ़ाना है, तो आपको उस हिसाब से फ़ंड चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिस्क रहते हैं। तो वो जब भी आप कोई फ़ंड खरीदते हैं, तो उसके रिस्क आपको फंड्स की साइट्स पे मिल जाते हैं, या जो भी आप फ़ंड ले रहे हैं, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर की आप हेल्प लेते हैं, तो आपको आपके रिस्क के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन से फंड्स लेने चाहिए। सर, जैसे डेट और इक्विटी को लेकर तो आपने बता दिया कि अगर डेट में पैसा लगा रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन इक्विटी मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि कभी अच्छा मुनाफा हो जाता है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ना के बराबर उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता। लेकिन इनमें जो टैक्स लगता है उसकी भी कोई चीज़ है जो दर्शकों को देखनी चाहिए, निवेशक जो होते हैं उनको ध्यान रखना जी मैम, टैक्स में दोनों का डिफरेंस है। जितने भी इक्विटी फंड्स रहते हैं, उनमें जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर 1 साल से पहले आप विथड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस पे 20% टैक्स है। अगर आप 1 साल के बाद विथड्रॉ कर रहे हैं, तो उस पे 1.25 लाख के प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर आपको 12.5 टैक्स देना है। लेकिन यही आप डेट फंड में पैसा लगाते हैं, तो आपका जो भी इनकम स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लगेगा। इनकम स्लैब 10% है, 10 लगेगा, 30 है, 30 लगेगा। तो वो इनकम स्लैब के हिसाब से डेट में टैक्स चला जाता है आपका। अच्छा, मान लीजिए कि कोई 30,000 महीने का कमाता है, क्योंकि हालांकि ये सवाल अक्सर अमूमन उठता है कि अगर कोई सैलरी, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उनमें से कोई 20, 30 या फिर लगभग मान लीजिए 50,000 तक पैसे कमाता है, और वो उसके पास ऑप्शन कई सारे हैं, वो बड़ा कंफ्यूज है किस पे पैसा लगाऊं मैं। म्यूचुअल फंड के बारे में जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि एक बेहतर ऑप्शन आज के इन्वेस्टर्स के लिए है, लेकिन उसको अच्छा रिटर्न चाहिए, तो उसको स्मॉल कैप लेना चाहिए। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कहते हैं कि कोई सीढ़ी होती है किसी चीज़ को समझने की, तो कुछ रूल्स भी होते हैं जो समझने ज़रूरी होते हैं। तो उसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं चाहूँगी आप बताएं इसके बारे जी, बिल्कुल मैम। देखिए मैम, हमारा हमेशा हर एक इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट रहता है, आपको कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाना है, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, अवधि लंबी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ना फ्लक्चुएटिंग है। जैसे आपने पहले ही बोला कि मार्केट ऊपर रहती है, कभी नीचे रहती है, बिल्कुल सही है। मार्केट चेंजेबल रहती है। जैसे अभी हम पिछले 6-7 महीने से देख रहे हैं, मार्केट बहुत चेंज हो रही है, कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है। तो ऐसे टाइम पे अभी लेटेस्ट हमने साइट्स पे भी देखा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपी बंद की है। जब हम उनसे बात करते हैं, तो पता चलता है कि उनको डर लग रहा है। जैसे कोई नया यंग आदमी आया, पैसा लगाया, 6 महीने 1 साल हुआ उसे पैसे लगाया, अचानक उसका पैसा नेगेटिव हो जाता है 1 साल का रिटर्न। तो वो घबरा जाता है। घबराहट में वो क्या करेगा, वो एसआईपी बंद कर देगा। तो वो लॉजिकली गलत है, क्योंकि उसने
जब पैसा लगाया था तो ये सोच के लगाया था कि मैं 10 साल के लगाऊंगा, बड़ा मार्केट गिरी, कोई उसे समझाने वाला नहीं था, उसने उसको रोक दिया, तो वो लॉजिकली गलत रहता है। तो हमारे को पहले तो अवधि ध्यान रखनी है कि इसमें लंबी अवधि होनी चाहिए। लंबी का मतलब ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना मतलब आप ज़्यादा जितना लंबा कर लॉन्ग हो, सकते हैं, हाँ जी, लॉन्ग उतना टाइम हो फ़ायदा है। उतना बेहतर और है। कंपाउंडिंग का फ़ॉर्मूला भी यही है कि जितना हाँ। आप लंबा इन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंडिंग उतना ज़्यादा होता है पैसे पे। दूसरा, आपको अपने पैसे पे रिस्क कितना लेना है, आपको कितना डर लगता है जब आपका पैसा नीचे जाता है, तो उसी हिसाब से आपको फंड सिलेक्शन करना है। जैसे हमने बोला स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप हर एक क्लाइंट के लिए नहीं है, कि क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई उसको क्या अपने पैसे को नेगेटिव देख सकता है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर उसे डर लगता है तो हम कभी किसी को नहीं बोलेंगे वो स्मॉल कैप में पैसा लगाए। प्लस अवधि होती है कि कितना लंबा पीरियड है, अगर पीरियड लंबा है और वो रिस्क लेना चाहता है तभी उसको इस तरह के फंड में जाना चाहिए। तीसरा ये रहता है कि अवधि, उसका रिस्क, और तीसरा चीज़ ये है कि उसका गोल। गोल इन द सेंस कि किसी को मान लेते हैं 10 साल के बाद घर खरीदना है, किसी को 15 साल 20 साल के बाद रिटायर होना है, उसके लिए पेंशन चाहिए, तो उसको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ना कि शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं कि मार्केट गिर रही है तो वो डर गया कि शॉर्ट टर्म के लिए आज, क्योंकि पैसा तो उसने 15 साल के लिए, मान लेते गोल 15 साल का, तो 15 साल के लिए पैसा लगाया है। अब वो 15 साल को भूल के आज देख रहा है कि मेरा पैसा नेगेटिव हो गया, तो वो लॉजिकली गलत है। उसको अपने गोल पे ध्यान रखना है, फोकस करना है, और जितना वो रिस्क ले सकता है उसके हिसाब से उसको फंड में पैसा लगाना है। तो ये यंग जनरेशन को ये हमें लगता है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब वो आते हैं, यंग जनरेशन थोड़ा अग्रेसिव ज़्यादा होती है, तो उसको लगता है कि जल्दी पैसा बनना चाहिए, तो समटाइम्स क्या होता है, मार्केट ऐसा नहीं होने देती है फ्लक्चुएशन की वजह से, तो उसमें टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस रखनी होगी, लंबे टाइम के लिए पैसा लगाना होगा, अ, आसपास क्या हो रहा है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा, तो आपका पैसा अच्छा बनेगा। आपने तो ये बता दिया। आप मैंने अमूमन कई सारे एक्सपर्ट के साथ जैसे कि पॉडकास्ट मेरे हुए हैं, हर कोई यही एडवाइस करता है जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो वो कहते हैं लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लेकिन कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि जो कहीं न जिनको नॉलेज है, वो शॉर्ट टर्म की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पता है फटाफट मुनाफा कमा लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से पैसा लगा लेंगे। लेकिन जो नए इन्वेस्टर होते हैं, वो इसी कहते हैं कश्मकश में फँस जाते हैं। और आप जैसे कि आजकल की जनरेशन, यंग जनरेशन की बात करें कि बड़ी अग्रेसिव है। बहुत सारे सवाल आपके ही जवाब से ही निकले हैं, जो मेरे दिमाग में भी क्लिक कर रहे हैं। पहला मेरा यही कि यंग जनरेशन जिस तरीके से कहीं न कहीं उन्हें एक अच्छा अमाउंट चाहिए, वो अच्छे अमाउंट की तरफ अच्छा बेनिफिट चाहिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाना चाहते। तो ऐसा क्यों है? और उससे अगर वो सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए वो देख रहे हैं और अच्छा एक उनके पास अच्छा खासा फंड तैयार हो जाए, अच्छा खासा रिटर्न उन्हें मिल जाए। तो मैं ये चाहूँगी कि ये कहीं न कहीं नफ़ा है या फिर नुकसान है? देखिए मैम, नई जनरेशन शॉर्ट टर्म क्यों चाहती है, एक्चुअली क्या रहता है कि जैसे आप जॉब में गए, आपने पैसा कमाना शुरू किया, तो आप चाहते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं, या जिन चीज़ों को हम चाहते हैं कि हम, जैसे कोई चाहता है कि मेरे को घूमने जाना है इंडिया से बाहर, वो हो सकता है पढ़ाई की वजह से या अपने कैरियर को बनाने की वजह से शुरू में उस समय नहीं जा पाया, तो उनको लगता है कि हमें यार जो चीज़ें नहीं मिली हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए, तो उनके थोड़ा सा नेचर में ऐसा होता है कि वो शुरू में उनको थोड़ा हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वो धीरे धीरे उनको चीज़ समझ आती है, तो वो बिल्कुल चीज़ों को समझते हैं और फिर उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो करते हैं। तो हमारी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है नई जनरेशन से कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम दें, आपको पैसा बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा, और आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक और चीज़ है मैडम कि आज की डेट में रील्स वगैरह इतनी आ गई हैं कि सब उसको देख देख के सोशल वो, मीडिया का हाँ, ज़माना है। वो हो जाते हैं कि उसमें हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो वो इतनी चीज़ें इतना फास्ट उन्होंने लाइफ को कर दिया कि आपके अंदर, अगर आपके अंदर आता है कि हर चीज़ जल्दी होनी चाहिए, तो मतलब एक रील देख ली, वो इन्फ्लुएंस हो गए हाँ, और उसी तरीके तो से सोचते हैं। वो हाँ। थोड़ा-सा हो जाता है नई जनरेशन के अंदर, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, वो अपनी जॉब में भी सीखते हैं, अपनी लाइफ में भी सीखते हैं, तो वो धीरे-धीरे उनके अंदर पेशेंस और बढ़ती है, और आप देखेंगे जितना जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी, वो अपने एसआईपीज़ को लंबा करते जाएँगे।
उनको समझ आ जाती है गलती करने के बाद कि मैंने अगर उस समय विड्रॉ नहीं किया होता तो आज मेरा प्रॉफिट इतना होता, या मैंने किसी की बात नहीं सुनी होती और मैं कंटिन्यू रहता। दूसरा आपने बोला कि चेंज करने के लिए, कि जैसे जिसको नॉलेज है वो फंड चेंज करता रहता है। मैडम वो ज़्यादातर केसेस में शेयर्स के केस में ज़्यादा होता है। शेयर्स के केस में लोग ज़्यादा चेंज करते हैं कि इसमें चलो मुझे आज 20% प्रॉफिट आ गया, 10% आ गया, जो भी आ गया वो विड्रॉ कर लेता है, फिर वो दोबारा दूसरा शेयर खरीद लेगा या वही खरीद लेगा। बट म्यूचुअल फंड के केस में एक एक्सपर्ट है, वो यही चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक फंड मैनेजर को लगता है कि मेरे पास 50 कंपनी है, इसमें से 2 कंपनियाँ आज अच्छा नहीं कर रही हैं, या उनको लगता है कि आने वाले 1 साल में अच्छा नहीं करेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज करके दूसरी जगह पैसा आपका शिफ्ट कर देते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप एक फ़ंड बदलो, दूसरा फ़ंड बदलो, क्योंकि ऑलरेडी एक फ़ंड मैनेजर जो है, वही काम जो स्टॉक्स के खरीदने का या चेंज करने का है, वो कर रहा है आपके बिहाफ पे। तो यहाँ ज़्यादा रिलैक्सेशन है, आप आराम से अपने काम को, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना पैसा लगा सकते हैं। बस एक बार आपको गोल बनाना है, आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना है, अगर किसी की मदद चाहिए तो वो लेनी है। उसके बाद आपको इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और आप हर 6 महीने में या 1 साल में उसको रिव्यू कर सकते हैं। शेयर्स की तरह नहीं कि आपको एवरीडे 2 घंटे 3 घंटे देखना है, हाँ, आपकी मतलब जॉब भी कई डिस्टर्ब लोग हो रही सुबह है। से लेके शाम तक जब तक भाई उसमें क्लोजिंग ना नहीं आपकी होती। जॉब भी डिस्टर्ब होती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होता है। समटाइम्स मार्केट नीचे जाती है तो आपका दिन भी खराब हो जाता है, मूड भी खराब रहता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिंपल है, आप करिए। एक एक्सपर्ट हैं जिनको नॉलेज है, उनके पास टीम है, वो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर स्टॉक चेंज करना है तो वो भी कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी आसान कर देती है, और आप अपना ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। आपको छुट्टी पे जाना है तो ये नहीं कि स्टॉक्स देखना है, आप जाइए, आपका पैसा अपने आप ग्रो कर रहा है। तो हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जिनके पास नॉलेज कम है, और जो सिंपल वे में अपनी अच्छा लाइफ को रिटर्न्स डिस्टर्ब पाना नहीं चाहते। नहीं करना चाहते और अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड उनको दे देगा। अच्छा, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड की कई सारी तारीफ़ें तो कर दी हैं। हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे कहीं न कहीं मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए होंगे कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रिलैक्सेशन इसमें होता है। अच्छा, जैसे टैक्स की हम बात कर रहे थे, तो उससे लाभ कैसे मिल सकता है? मतलब कहीं न कहीं अगर कई इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हमारा अच्छा प्रॉफ़िट बन रहा है, उसमें टैक्स भी कट रहा है, तो उससे कुछ बचने के कुछ प्रोसेस हैं क्या? मैम म्यूचुअल फंड में ना ईएलएसएस कुछ फंड्स आते हैं जिनमें आप पैसा लगाएंगे तो एटीसी में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बट मैच्योरिटी पे जो टैक्सेशन मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला, वो लगेगा ही लगेगा। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग फंड्स में, और उसमें जो भी आपका 1.5 लाख तक की लिमिट होती है, तो उसके अंदर आपको उस साल का रिबेट मिल जाता है इनकम टैक्स में। बट जब भी आप उसको बेचेंगे 3 साल के बाद, 4 साल, 5 साल, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि 3 साल के बाद एनी टाइम आप बेच सकते हैं। तो उस पे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा, जैसे मान लेते हैं आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद वो 5 लाख रुपए हो गया। अब आपका टोटल प्रॉफिट 3.5 लाख रुपए का हो गया। तो 3.5 लाख में पहले 1.25 लाख रुपए जो बेनिफिट है आपका वो हट जाएगा। उसके ऊपर का जो भी आपका अमाउंट बचेगा उस पे 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा। तो वो मैच्योरिटी पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा आपको। मतलब वो तो देना ही हाँ जी, पड़ेगा। वो देना ओके, पड़ेगा। ओके। अभी आप कुछ देर पहले ना एसआईपी को लेके कह रहे थे कि क्योंकि आज की जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है तो सेकंड थिंग कि लोगों के दिमाग में एसआईपी आता है। एसआईपी को लेकर हालांकि अभी कुछ वक्त पहले काफ़ी जो इन्वेस्टर थे वो घबराए हुए भी थे, पैसे भी अपने निकाल रहे थे। अच्छा, इसको लेकर कितना बेनिफिट होता है इसमें अगर पैसा लगाया जाए तो? और जो ये पूरा ये अभी हमने रिस्क रिवॉर्ड वाली चीज़ भी समझी, बात कर रहे थे हम रिस्क रिवॉर्ड की। अच्छा, कितना धैर्य बनाए रखना भी एक ज़रूरी हो जाता है? मैडम मैं आपको बताता हूँ, अभी लेटेस्ट एक कंपनी ने बड़ा अच्छा हमें एक लाइन भेजी। उस लाइन में था कि जो मार्केट है हमेशा बुल मार्केट रहती है। जैसे लोगों को लगता है कि अभी मार्केट बियर है, बियर में मार्केट अभी गिर रही है, नीचे जा रही है। तो उन्होंने लाइन लिखी कि हमेशा मार्केट बुल रहती है। जब मार्केट नीचे जाती है तो आपके यूनिट्स ज़्यादा परचेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट से आपने 1000 रुपये लगाए, 10 रुपये फंड की वैल्यू थी तो आपको 100 यूनिट्स मिल जाएंगे। अब मार्केट नीचे चली गई तो अब उसकी वैल्यू 9 रुपये हो गई तो आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। और जब आप बेचने जाते हैं और मार्केट ऊपर है तो आपकी एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू जिस पे आप बेचते हैं अपने यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय नेट एसेट वैल्यू उस समय, अगर वो ज़्यादा होती है तो आपका पैसा ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों सिचुएशन में आपको पैसा अच्छा मिलेगा।
बट देखने का नज़रिया, अब लोग सोचते हैं कि यार मार्केट गिरी है तो मेरे पैसे कम हो गए। आपके यूनिट्स जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, अल्टीमेटली क्या यूनिट्स आखिर में मल्टीप्लाइड बाय एनएवी करके 10 साल बाद आपको पैसा देंगे। तो आपको दोनों टाइम पे विन विन सिचुएशन है। तो उस कंपनी ने, एक कंपनी ने बड़ी अच्छी लाइन दी कि आप हमेशा बुल मार्केट में है, एक टाइम मार्केट नीचे है तो आप यूनिट्स ज़्यादा ले रहे हैं, मार्केट ऊपर है तो आपकी एनएवी बढ़ रही है, तो आपको हमेशा फ़ायदा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इन्वेस्टेड रहिए। मार्केट गिरी है तो बंद नहीं करना है, क्योंकि आप अभी सस्ता खरीद रहे हैं। अब अभी मान लेते हैं सेल लगी है, अब सेल लगी है तो आप सेल में एसआईपी बंद कर देंगे तो आप सस्ता नहीं खरीद पाएंगे, तो आपके यूनिट्स कम होंगे, तो आगे जाके आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोविड में जिन्होंने एसआईपी कंटिन्यू की मैम, उनका बहुत अच्छा पैसा हो गया। तो वो पेशेंस का टाइम था। अब जिसने पेशेंस लूज की, ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन कईयों वही की हो जॉब भी जाता है चली ना गई। मल्होत्रा जी, वही कि जेब से तो पैसे लगे ना, घबराहट तो होगी। बिल्कुल होती है मैम। तो उसका एक ही तरीका है कि आपको पेशेंस रखना है मैम। देखिए ज़िंदगी में बड़ी सिचुएशंस आती हैं, कई बार आपके साथ अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो आपको ये सोचना है कि एक ये वक्त आया, ये भी चला जाएगा, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर ठीक हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि कई इन्वेस्टर आते हैं कि अभी 6 महीने पहले जो आया, पैसे लगाते ही मार्केट गिर गई, तो उसको ज़्यादा फील होता है कि यार ये तो मेरा लगाते ही पैसा नेगेटिव हो गया। कुछ के 3 साल के बाद नेगेटिव पीरियड्स आते हैं। तो जैसे-जैसे आप इसको 3 साल, 4 साल, 5 साल आगे चले जाते हैं, तो फिर आपको आपको समझ आ जाएगा कि ये सिचुएशंस आएँगी और चली जाएँगी। तो यहाँ पे ना पेशेंस रखनी ज़रूरी है। और फिर मैं बार-बार बोलूँगा कि आपको गोल पे फ़ोकस करना है। गोल आपका अगर 15 साल के बाद है, अगर मार्केट 6 महीने भी गिर गई, 1 साल भी गिरी, तो अभी तो आपके पास 14 साल पड़े हैं ना। तो आपको फ़ोकस वहाँ करना है। तो आपको सिर्फ़ एक ही फ़ोकस करना है कि मुझे पैसा कब चाहिए। तो मार्केट आती ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, वो आपके लिए हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए हमें टेंशन लेनी नहीं है। तो हमें फ़ोकस करना है, एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। और रिस्क के हिसाब से अगर आपने पैसा लगाया है कि आपको डर लगता है, तो आपने कम रिस्क वाले फंड में लिया, तो अल्टीमेटली आपका पैसा भी उसी हिसाब से गिरेगा। अच्छा, तो मतलब आपको, इसके अकॉर्डिंग। जी, अगर मान लेते हैं कोई आपने लार्ज कैप कंपनीज़ पे पैसा लगाया, तो अगर लार्ज कैप कंपनी कम गिरती हैं, जैसे आपने देखा है, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी हैं, तो आपका पैसा भी कम गिरेगा म्यूचुअल फंड्स में। अब आपने यही स्मॉल कैप में लगाया, तो ऑब्वियसली वो पैसा भी जिस तेज़ी से बढ़ा है आपका, उस तेज़ी से गिरेगा भी। तो ये आपको रिस्क को भी ध्यान रखना है कि भैया मेरे को अगर डर लगता है और मार्केट गिरती है, तो मुझे किस तरह के फंड में पैसा लगाना है। प्लस गोल हमेशा आपका फोकस रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी ऊपर नीचे हो, आपको उसको फोकस नहीं करना है। लार्ज टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज की वजह से कहीं ना कहीं बेचारे ये शॉर्ट्स और मिड वाली जो चीज़ है, ये तो कहीं ना कहीं इसको लोग फिर दरकिनार ही कर देंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपके पास 15 साल, 20 साल, 10 साल, अगर आपके पास कोई लंबा पीरियड है, आप कहीं भी पैसा लगाएँ, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ये समझना है कि अगर 1 साल, 2 साल के लिए अगर आप पैसा आपका नेगेटिव दिख रहा है, तो क्या आपको डर तो नहीं लग रहा? आप घबराएँगी तो नहीं? आप एसआईपी बंद तो नहीं करेंगी? या आप घबराहट में पैसा माइनस में तो नहीं विथड्रॉ कर लेंगी? आपको ये समझना है। तो उसके लिए आपको, आपका तभी आएगा जब आप थोड़ी पेशेंस रखेंगे और अपने एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे कि गोल क्या है। यानी अगर 10 साल का पैसा चाहिए, तो 10 साल तक आपको रुकना पड़ेगा। वो 2 साल खराब गए हैं तो कोई बात नहीं, तीसरा साल आएगा, चौथा साल आएगा, आपका पैसा फिर अच्छा हो जाएगा। तो हम ये कभी भी मतलब, या हम किसी भी फंड या किसी भी कैटेगरी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सॉरी उसके लिए मैं बोल दूं कि लार्ज कैप, मतलब मिड एक कैप, तरीके से वो आप हर एडवाइस क्लाइंट कर टू रहे क्लाइंट हैं। वेरी करता है। हमारे क्लाइंटों के पास हर तरह के क्लाइंट के पास अलग अलग कैटेगरी है। हम किसी को लार्ज भी देते हैं, स्मॉल भी देते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका गोल कितना है और उसका रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। तो वो ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपने गोल पे और अपने रिस्क के ऊपर ध्यान रखेंगे, तो आपको इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। धीरज जी, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड की हम बात कर रहे थे, इतने सारे मल्टी फंड्स हैं, इतने सारे फंड्स हैं, इन्वेस्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना कि मतलब किसको चूज किया जाए। जैसे कि मार्केट वाला सीन हो जाता है कि मार्केट में कई सारी दुकानें लगी हैं, कहीं पे सेल लगी है, कहीं पे चीज़ अच्छी है लेकिन महंगी है। तो ये इन्वेस्टर के साथ भी चीज़ें होती हैं। मैम देखिए, ये सबके साथ है, हमारे साथ भी है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, अभी हमें एक चीज़ खरीदनी है तो हम 6 दुकानों में देखते हैं। म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही इस समय बहुत सारी एएमसीज़ हैं और हर एएमसीज़ के अलग अलग कैटेगरी के फंड हैं। तो अब इन्वेस्टर को लगता है कि यार मैं ए कंपनी में जाऊँ, बी में जाऊँ, सी में जाऊँ। तो ज़्यादातर लोग जो हमने ऑब्जर्व किया मैडम, वो रिटर्न्स पे जाते हैं।
जिस फंड की रिटर्न ज़्यादा है वो उसको उनको लगता है कि हमें उनमें पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया हो सकता है फंड्स को सेलेक्ट करने का, बट मैं फिर बोलता हूँ कि अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको थोड़ा और पढ़ना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अ, जैसे कि कंपनी जो है किस तरह की है, कंपनी के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, फंड कौन मैनेज कर रहा है, और अ, जो रिटर्न्स पास रही हैं वो तो आप इन्वेस्टर देखता ही कितनी रिटर्न्स रही हैं। अ, अगर आप वेबसाइट्स पे जाएंगे कंपनी की तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी वहाँ आता है कि कितना रिस्क लेके एक फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, और भी 2-3 चीज़ें हैं जो आप साइट्स पे जैसे जैसे आप जाएंगे वेबसाइट्स पे हर फंड्स की आपको मिलेगा। अ, सिंपल तरीका, अगर आप किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लें जो आपको राय दे सके, तो वो बहुत सिंपल तरीका है शुरू के लिए। नए इन्वेस्टर के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप किसी की हेल्प ले लें तो ज़्यादा बेटर है। एक्सपीरियंस होने के बाद आपके ऊपर है कि आप उसके साथ रिलेशन अच्छा कंटिन्यू करना है या आप खुद करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर रहता है। क्योंकि अगर आपको टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर आपको फिर भी इतना पढ़ना पड़ रहा है, तो कई बार इन्वेस्टर को लगता है कि यार फिर मैं इतना क्यों पढ़ रहा हूँ। तो फिर वो क्या करता है, जो हाईएस्ट रिटर्न वाला फंड होता है उसको चूज़ करके चालू कर देगा, एसआईपी या लमसम जो भी है। कई बार वो सही भी होता है, कई बार वो लॉन्ग टर्म में गलत भी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है शुरू में और आपकी चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, तो आपको एक बार वो कर लेना चाहिए हमारे हिसाब से नए इन्वेस्टर के लिए, जिसके पास टाइम और नॉलेज कम है। उसके बाद आप आगे फ्यूचर में देख सकते हैं आपको कैसे मैनेज करना है। तो फंड्स, मैं फिर बोलता हूँ कि ठीक है, फंड भी एक क्राइटेरिया होता है शुरू में सिलेक्शन का, बट वो ये आपको फोकस लॉन्ग टर्म में करना है और आपके गोल्स पे करना है और रिस्क पे करना है। ये जो गोल्स और रिस्क है ना मैम, वो हाँ, पेशेंस पे तो है ही बिल्कुल। ये जो 3 चीज़ें हैं, पेशेंस, गोल और रिस्क, अगर आप इन चीज़ों को, अगर आप अपने आप को इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, तो रिटर्न्स आपको अच्छे अपने आप मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आने वाले वक्त में ये कहा जा सकता है कि अगर इंसान इसी चीज़ को लेके इसी माइंडसेट के साथ चलता रहे तो एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है मैम, कोई इशू नहीं है। अगर मैं अपने कुछ क्लाइंटों का एग्जांपल दूं तो उन्होंने पिछले 10-15 साल के अंदर अपने बहुत अच्छे फंड्स जो हैं जनरेट किए हैं, अच्छी रिटर्न्स को जनरेट किया है। बट उनमें एक ही था कि हमने शुरू से कोशिश की, एक उनका गोल बना रहे, उनका जो पेशेंस है उनको कई बार टेस्ट किया मार्केट ने, तो हमने उनको समझाया कि भैया होल्ड करना है, क्यों होल्ड करना है। प्लस उनका फोकस हमेशा हमने गोल पे किया। आप रिटर्न्स को फोकस, मेरे को लगता है कि रिटर्न्स पे फोकस करने की बजाय अगर आप अपने गोल्स पे और रिस्क पे फोकस करेंगी तो रिटर्न्स अपने आप आपको मिलते हैं। तो गलती जो नए इन्वेस्टर ज़्यादातर करते हैं, वो उनका फोकस ना रिटर्न्स पे ज़्यादा रहता है कि मुझे ज़्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा। तो ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा गोल 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी है, उस पे फोकस करें, उसके हिसाब से पैसा लगाएँ, आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम्म, एक मेरा आखिरी सवाल, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ठीक है म्यूचुअल फंड बेस्ट है, यहाँ पे पैसा लगाया जाना चाहिए, लेकिन कई जगह पे ये भी होता है कि एक चीज़ पे डिपेंड ना रह के डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है। आपके हिसाब से कितना सही है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है मैम डाइवर्सिफ़िकेशन, हम हर एक को बोलते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में ही आप देखेंगे गोल्ड के फंड्स भी आते हैं। जैसे किसी को फिज़िकल गोल्ड आप आज की डेट में थोड़ा रिस्क रहता है कि पहन लिया तो कोई खींच ना ले, या आपको रखने के लिए लॉकर चाहिए, हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आदमी एसआईपी के थ्रू भी गोल्ड खरीद सकता है, गोल्ड्स के फंड्स भी आते हैं। आपको डेट में पैसा लगाना है, जिसमें आपको एक तरह से कह सकते हैं कि एक फिक्स रिटर्न वाले फंड्स चाहिए आपको, वैसे फंड्स भी आते हैं, वहाँ लगा सकते हैं जिसमें मार्केट वोलेटिलिटी वाले रिस्क नहीं है, शेयर मार्केट वाले। तीसरा आपके इक्विटी फंड्स आते हैं जिसमें मार्केट रिस्क के हिसाब से पैसा बढ़ता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स आजकल मैडम ऐसे भी आते हैं जो आपके गोल्ड में भी, डेट में भी, रियल एस्टेट में भी और इक्विटी में भी पैसा लगाते हैं, तो आप उस तरह के फंड्स भी देख सकते हैं। प्लस अगर आपको जैसे किसी के पास घर नहीं है, उसको घर लेना है, तो हम बिल्कुल बोलते हैं आपको एक घर लेना चाहिए। अ, आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पहले सेविंग करना पड़ता है क्योंकि इनिशियल मनी आपको देनी पड़ेगी। तो हमें लगता है कि आपको हर जगह पैसा लगाना चाहिए।
म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इक्विटी, डेट और कॉमन गोल्ड्स वगैरह के फंड्स भी आते हैं। आप वैसा भी कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। और अगर आपको कहीं और भी पैसा लगाना है, जैसे आपको लगता है कि आपको किसी पेंशन स्कीम में पैसा लगाना है, जैसे पीपीएफ स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, वहाँ लगाना है, आप वहाँ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, आपको हर जगह पैसा लगाना चाहिए, बट वो आपके ऊपर है कि आपका गोल कितना बड़ा है, आपको कितना रिस्क लेना है। और अगर आपको लेट्स से मान लेते हैं कि 10 साल में पैसा चाहिए, तो कौन से फंड में कितना पैसा लगा के 10 साल में अचीव कर सकते हैं, है ना? तो आपको वो थोड़ा-सा वो भी मैनेज करना पड़ेगा कि मान लो इक्विटी में आपको ₹100 में से कितना लगाना है, गोल्ड में कितना लगाना है, प्रॉपर्टी में कितना लगाना है, पीपीएफ में कितना डालना है, एफडी में कितना करना है, आपको हर जगह पैसा लगाना चाहिए। तो वो आपकी एज, आपके गोल्स, आपके रिस्क, इनके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो डाइवर्सिफ़िकेशन मैडम बहुत ज़रूरी है। हम हर एक को बोलेंगे डाइवर्सिफ़ाई ज़रूर करें और अपने पैसे को उस तरह से मैनेज करें जिससे कि जो आपके गोल्स हैं वो लाइफ में आप पूरे कर सकें। अभी तक हमारा जो भी डिस्कशन हुआ ये मेरा पर्सनल व्यू है। और अगर आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट से मिलें और उसकी सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी, ये तमाम जानकारी मुझे लगता है जितने भी इस वक्त जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उम्मीद है कि धीरज जी की बताई हुई सभी एडवाइस पर आपने गौर किया होगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरे अच्छे तरीके से देख लें, ताकि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, जो भी असमंजस की स्थिति है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।